हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण की संपूर्ण जानकारी। ठीक है, थ्योरी बेस क्लास चल रही है। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब अगर दर्पण किसे कहते हैं, अगर कोई कांच के टुकड़े के पीछे अगर AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश कर दी जाए तो वह दर्पण बन जाता है। ठीक है, तो ये दर्पण की परिभाषा है। ठीक है, गोलीय दर्पण देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो अवतल दर्पण जिसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और एक उत्तल दर्पण जिसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण, जैसे मान लो ये कोई गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसके एक तरफ पॉलिश हुई है। ठीक है, तो इसके मध्य में एक सीधी रेखा खींची जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पे फोकस दूरी होती है, यहाँ वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, ठीक है, और ये अनंत मतलब ये मुख्य अक्ष वाली लाइन है। ठीक है, तो ऐसे उत्तल दर्पण में ये अगर ये गोलीय दर्पण में इसके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर निकला हुआ है, ये है ना, और इधर से अंदर की ओर धसा हुआ है। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ इसमें पॉलिश होने पर ये बाहर का, यहाँ पे कोई अगर किरण पड़ेगी, प्रकाश किरण, तो ऐसे फैल जाएगी, और ये यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ एक केंद्रित करेगी, प्रकाश किरण को एक जगह इकट्ठा करेगी। ठीक है, तो इसमें भी पोल या ध्रुव, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अभी इनकी परिभाषा देखिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र सी। ठीक है, मतलब खोखले गोले के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहा जाता है। मतलब ये जैसे जैसे ऊपर वाले में देखिए, इसमें जैसे इसको हम चारों तरफ से गोल कर दें। ठीक है, तो जो बीच में केंद्र होता है ना, वही वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम में दो डायग्राम से समझा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परावर्तक पृष्ठ, जिस सतह से प्रकाश टकरा के वापस जाता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिस सतह से प्रकाश टकरा के, भाई इधर तो पॉलिश हो रही है तो इधर तो टकरा के जा नहीं सरा, इधर से प्रकाश टकरा कर जाएगा तो यही परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा होता है अवतल दर्पण का, ये होता है अवतल दर्पण का। तो नेक्स्ट देखिए ध्रुव या पोल, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को पोल या ध्रुव कहा जाता है। मतलब ये पोल या ध्रुव कहलाता है। ठीक है, सब चीज़ को डायग्राम के माध्यम से समझाया, अच्छी तरह से समझाया। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य फोकस या एन, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र मतलब सी व पोल ध्रुव को मिलाती है। वक्रता केंद्र सी और पोल ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब देखिए मुख्य फोकस। ठीक है, यह फोकस बिंदु है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से मतलब मुख्य अक्ष है उसके समांतर जाती है, मतलब इसके बराबर जा रही है, उसके परावर्तन के पश्चात जो लौट कर वापस आती है और जहाँ पे सारी किरणें मिलती है ना, वही मुख्य फोकस कहलाता है। चाहिए अवतल में देख लो, चाहिए उत्तल में देख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये देखिए वक्रता त्रिज्या आर, पोल से वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहा जाता है। ठीक है, फोकस दूरी एफ, पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस बिंदु कहा जाता है। ठीक है, मतलब डायग्राम बना लो और उसके माध्यम से एक एक लाइन को पढ़ो और देखो, उसके अंदर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी सी, फोकस दूरी एफ हमेशा वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। ठीक है, मतलब फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अगर त्रिज्या 5 है तो फोकस दूरी 2.5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए अवतल दर्पण में यहाँ से लेकर यहाँ तक
वक्रता त्रिज्या आर है, ठीक है। तो इनके माध्यम से अच्छी तरह समझ लो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या r 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? अगर किसी किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी उसकी आधी होती है, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। समझ जाओगे तो सूत्र उत्तर याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दशा हो अवतल दर्पण कहलाता है, मतलब अंदर की ओर दशा हो, ठीक है, ये अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है, जैसा कि ये चित्र में समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। मतलब प्रकाश किरणों को एक जगह मिलाने का काम अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण करता है, ठीक। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। लेकिन प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। देखिए अपसारी या उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, और उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब अभिसारी मतलब आभासी और सीधा वह हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब इनका उपयोग देखिए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और उत्तल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है, ठीक है। तो ये देखिए अवतल दर्पण के उपयोग, सामान्य टॉर्चों में, वाहनों के हेडलाइट में, दंत चिकित्सीय दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, हजामती लोग सेविंग बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से ही वापस लौटती है, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग, वाहनों के साइड मिरर में, परावर्तक लैंपों में, यदि कोई प्रकाश की किरण अक्ष से जाती है, मुख्य अक्ष से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से ही वापस लौटती है, ठीक है। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कौन कौन से हैं? इसमें कुल 6 स्थिति बनती है। 5 स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, और नंबर 6 स्थिति में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। तो ये देखिए अगर वस्तु यहाँ पे रखी हुई है मतलब अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? एफ पर, मतलब फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा और बिंदु के समान बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र सी और एफ के मध्य, वस्तु से छोटा, ठीक है। और अगर वस्तु सी पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब सी पे बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अगर वस्तु सी और एफ के मध्य रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के मध्य बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। मतलब इधर से तो चलते जाओ और इधर से घटाते जाओ, ठीक है। अगर वस्तु यहाँ फोकस पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पर, मतलब 1 का प्रतिबिंब 1 पे, 2 का प्रतिबिंब 2 पे, 3 का 3 पे, 4 का 4 पे, 5 का 5 पे, और फिर अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य रखी है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी मतलब हम महसूस कर सकते हैं कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे जाके तो हम देख नहीं सकते, इसलिए आभासी होगा। और इधर सारे वास्तविक व उल्टे बनेंगे, ठीक है। और इधर आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से ऊपर समझा दिया है, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कुल 2 स्थिति बनती है। दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। उत्तर फिक्स है, इसका ध्यान रखना। मतलब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, अनंत पर रखी है वस्तु तो आभासी तो बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बनेंगे सारे, तो इसलिए आभासी। वस्तु यहाँ रखी हुई है तो यहाँ पे बिंदु निमो बनेगा फोकस पर, ठीक है। अगर वस्तु अनंत और पोल के मध्य रखी हुई है, क्योंकि इसके जो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु हैं जो दर्पण के पीछे ही होते हैं, ठीक है। तो ये फोकस बिंदु और बिंदु के नीचे आभासी और उल्टा, मतलब ऋणात्मक में जाएगा, ठीक है, प्लस में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को मैंने आपको लिख के यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अनंत पर वस्तु रखी है तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा और बिंदु के समान बनेगा। अगर अनंत व पोल के बीच में रखी हुई वस्तु तो पोल व ऐप के बीच में प्रतिबिंब बनेगा और आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, किरण आरेखों का उपयोग करके गोले दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण कीजिए, ठीक है। तो ये किरण आरेख के माध्यम से देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से गुजर जाती है, ठीक है। अगर कोई प्रकाश की किरण सी पर ही चली जाती है, ठीक है। मतलब जिधर से आती है ना, एक स्थिति तो यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है और फोकस से निकल जाती है, और एक सी से आती है और सी की तरफ भी वापस चली जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर फोकस पे आती है और मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। और एक ये है कि कोण, मतलब ये समांतर कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जिस एंगल से आती है तो उसी एंगल से निकल जाती है दर्पण से टकरा के, ठीक है। तो इन स्थितियों का देख लेना और भी आगे बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब इसमें देखिए v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर बिंब की दूरी, f बराबर फोकस दूरी। फोकस दूरी कैसे, या तो फोकस दूरी सीधा दे देगा, नहीं तो त्रिज्या देगा। अब त्रिज्या क्या आती है, फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब अवतल दर्पण में u का मान माइनस में लेते हैं, फोकस दूरी का मान माइनस में लेते हैं, और v का मान प्लस या माइनस दोनों में कोई सा भी ले लेते हैं, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। उत्तल दर्पण में u का मान माइनस में, फोकस दूरी का मान प्लस में, और v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी प्लस में लेते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो ये देखिए, अगर ये कोई दर्पण है तो ठीक है, तो आगे की ओर माइनस में, मतलब इधर की ओर माइनस में ली जाती है दूरी, और इधर की ओर पीछे की ओर प्लस में ली जाती है। h बराबर बिंब की ऊंचाई और h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। मतलब अगर ऊपर प्रतिबिंब होगा तो प्लस में होगा, नीचे होगा तो माइनस में, इधर होगा तो प्लस में, इधर होगा तो माइनस में, ठीक है। बिंब की ऊंचाई तो हमेशा प्लस में ही रहेगी। देखो ऊपर की साइड बिंब की दूरी है तो प्लस में आएगी, h1 माइनस में, नीचे की साइड तो माइनस में आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आवर्धन क्षमता, मतलब आवर्धन क्षमता अहम। आवर्धन क्षमता से हमें यह पता चलता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा और कितना गुना छोटा है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है m बराबर -v/u या h1/h, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें देखिए नोट, m बराबर 1 हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर होगी, m बराबर 2 हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब से दुगुनी होगी, और m बराबर 3 हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई में बिंब से 3 गुना बड़ा होगा, ठीक है। m बराबर 0.5 या 1/2 तो प्रतिबिंब ऊंचाई में बिंब से आधा होगा। तो ये फिक्स है, याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे कि न्यूमेरिकल के हिसाब से आपको बताते हैं, यदि एक चेहरे का शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है, एक व्यक्ति का चेहरा, ठीक है, शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से दूरी व आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो इसमें देखिए सेविंग दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो u बराबर -20, क्योंकि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी है जो माइनस में लेनी पड़ेगी, वह प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण की दूरी 20 वो लेनी पड़ेगी और फोकस दूरी माइनस, दोनों माइनस में लेनी पड़ेगी। अब इसका सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो इसमें रख दो 1/-80 माइनस 1/-20, तो ये माइनस से माइनस कट के ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। -1 प्लस 4/80 बराबर 3/80, v बराबर 80/3 आ गया, ठीक है। मतलब ये हो गई, ठीक है, 26.67 सेंटीमीटर। और ये हो गई v बराबर 26.67 सेंटीमीटर। और आवर्धन क्षमता निकालनी है तो v का मान आएगा हमारे पास, उसको रखो माइनस में, बल्कि ये प्लस में, और u बराबर -20 दे रखा है हमको। तो m बराबर 1.33, मतलब प्रतिबिंब सीधा है, प्लस का मतलब यहाँ पे अगर प्लस में आए तो प्रतिबिंब सीधा है और माइनस में आए तो प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से 1.33 गुना, मतलब ये आएगी जो आवर्धन क्षमता आएगी वो इतना गुना प्रतिबिंब हो जाएगा उससे, ठीक है। ऐसा है न्यूमेरिकल एक और है, ठीक है। इसको देखिए, एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर दूरी पर है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर है तो प्रतिबिंब दूरी व आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। तो u बराबर -4 और v बराबर प्लस v प्लस में लेना है, बराबर +1। तो अपन को v का मान निकालना है, तो इस सूत्र को जमाओ और सूत्र में लिखो, जमा दो इसको 4 1 5 4/5/4, तो इसको 0.8 होगा आवर्धन क्षमता। तो 0.5 0.8/40 1/, वही देखिए यहाँ पे प्लस में आ गया। तो प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से अगर 1 से कम है तो 0.20 गुना छोटा है, ठीक है। तो आज ये आपको हमने पढ़ा दिया गोलीय दर्पण, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट क्लास में हम लेंस पढ़ाएंगे, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।